अस्सलामुअलैकुम। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, यानी कि नेचर में आपके पास बेसिकली 4 बुनियादी फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा जी, यानी कि 4 बेसिक कैटेगरीज हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बहुत तफसीली पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स, इट इज द वीकेस्ट वन अमंग ऑल 4 फोर्सेस। जितनी भी हमने 4 ऊपर फंडामेंटल फोर्स देखी हैं, उन सब में ये सबसे वीकेस्ट है, बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स। और हमने नहीं पता था कि इसकी रेंज ज्यादा है, तो वीकेस्ट क्यों है? इट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऑल दैट बिकम वीकर एंड वीकर। जबकि इसकी रेंज लॉन्ग है, ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा लॉन्ग रेंज होगी उतनी ज्यादा ये, जब डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस पे फैलेगी तो ये क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। इसको आप ऐसे ही लें जैसे आपके घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, तो घर के अंदर वाईफाई के पास सिग्नल ज्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उस जगह से दूर होते जाएंगे, ऑल दो उसकी रेंज होती है, लेकिन जब एक टाइम आएगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे उसकी रेंज से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पे उसके सिग्नल्स क्या हुए होंगे? कमजोर हुए होंगे। उस फास तक वो उसके सिग्नल्स कवर नहीं होते होंगे। ऐसे इसकी रेंज लॉन्ग है। जूं जूं ये ज्यादा डिस्टेंस से फैलती जाती है, वैसे वैसे ये क्या होती जाती है? कमजोर। अब हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज द फोर्स दैट कॉजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिन पे चार्ज हो इलेक्ट्रिकल, उनको उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, वो जो फोर्स इंटरेक्शन का वजह बनती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसके अंदर 2 फोर्स आती हैं, एक है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और एक है जी मैग्नेटिक। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में ये सब कैटेगरीज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। दिस द एरिया इन विच दी फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। अब वो हिस्सा, वो एरिया, वो जगह जहाँ पे ये फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं, एक्ट करती हैं, जहाँ पे ये स्ट्रांग होती हैं, उस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये किससे हैं जी? स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज तो लॉन्ग होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या बात है कि ये ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दिस फोर्स कॉजेज ऑल केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या ये कॉज करती है? किस चीज की वजह बनती है? जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी ये वजह बनती है। इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल एंड क्रिस्टल। बाइंड होता है इकट्ठे जोड़ना, जैसे आप गोंद लगा के किस 2 कागजों को आपस में जोड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको बाइंडिंग कहते हैं। ऐसे ही ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, क्रिस्टल को आपस में जोड़ने का बायस बनती है। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल इट इज पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसिस इन रिलेटिव मोशन। अच्छा, डिफरेंट सर्विसेज के बीच ये फ्रिक्शन की भी एक मुमकिन वजह हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन की वजह बनती है, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, क्रिस्टल को आपस में जोड़ती है। इसी तरह ये क्या करती है? ये फ्रिक्शन की जो है वो वजह बनती है किन के दरमियान? डिफरेंट सतहों के दरमियान, डिफरेंट सर्विसेज के दरमियान। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, it holds the atomic nuclei together by binding the protons and neutrons in the nucleus, overcoming repulsive magnetic force between positively charged protons. आपको समझ जाइए कि एटम के अंदर होता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये कहा गया है कि ये एटॉमिक न्यूक्लाई को आपस में जोड़ के रखती है। कैसे? ये जो न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको आपस में बाइंड करती है। ओवरकमिंग किस तरह से, किसके नतीजे के तौर पर, जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन पे क्या होता है जी, इन पे चार्ज होता है डिफरेंट। सो ये इसे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम क्या पढ़ के आए थे कि जो सेम चार्ज होते हैं वो इसे को रिपेल करते हैं। रिपल्सिव फोर्स का क्या मतलब होता है, वो फोर्स दो पार्टिकल्स को, दो चीजों को पीछे हटाती है, उनको जोड़ती नहीं है। अब बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, तो जब वो एक जैसे इन पे चार्ज होते हैं तो उसकी वजह से वो इसे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स विद द ऑर्डर ऑफ दिस, इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट है और इसका ऑर्डर ये है। ऑर्डर से मुराद ये कि 10⁻⁻14 मीटर इसकी रेंज है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस रेंज, दिस फोर्स सीजेस टू एक्ट। अच्छा, जो अब एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं ना पार्टिकल्स, जब उनके दरमियान मतलब कि उनकी रेंज अगर बढ़ जाए, अगर उस रेंज से बाहर निकल जाए, दिस फोर्स सीजेस टू एक्ट, तो ये फोर्स एक्ट नहीं करती, वहीं पे एक्ट करना स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सीजेस टू एक्ट यानी कि एक्ट नहीं करती। ऑब्वियसली जब उसकी रेंज से बाहर निकल जाएंगे जो है वो पार्टिकल्स, तो ये उन पे कैसे एक्ट करेगी, इसका असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे जी वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो मरकज होता है किसी भी एटम का, इसके अंदर आपको पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये इस बात का क्या मतलब हुआ कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो वजह बनती है न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स के सेपरेशन को। ठीक है, यानी न्यूक्लियस इंटीग्रेट का मतलब होता है मिला के रखना, एक जगह रहना। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन यानी कि वो न्यूक्लियस को के पार्टिकल्स को आपस में सेपरेट करने का काम आती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। फॉर एग्जाम्पल द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट्स अ बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म टू प्रोटॉन। इस बात समझे कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या करती है, बीटा डीके करती है। डीके कहते हैं जी तबाह होने को। ठीक है, अलग अलग होने को, पारा पारा होने को। अब ये क्या करती है, न्यूट्रॉन के डीके को जो है वो, जिसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन में। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जिस प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा डीके। और ये कौन करता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स करती है। इस प्रोसेस में और क्या क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल। एक तो बीटा पार्टिकल हो गया जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और एक अनचार्ज पार्टिकल, और एक ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, एंटी न्यूट्रिनो आर एमिटेड। यानी जब ये प्रोसेस होगा बीटा डीके का, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाते हैं, इसके साथ साथ एक बीटा पार्टिकल खारिज होगा और एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसको एंटी न्यूट्रिनो कहेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स के, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम अकर्स। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि डिके कहते हैं जिसमें तापकारी का अमल होता है, डिके ऑफ एटम अकर्स। और वीक न्यूक्लियर, अच्छा ये सारा जो है यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एटम के अंदर रेडियो एक्टिव डिके का बायस बनती है। हाउएवर वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये है स्ट्रॉन्ग,
बट वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या है, ये कमजोर है और इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट है और इसकी रेंज कितनी है 10⁻⁻17 मीटर।